नमस्ते। तो आज के क्लास में हम जानेंगे बायोट-सवर्ट लॉ के बारे में। ये बायो इसका नाम पहले स्पष्ट रूप में लेना चाहेंगे हम अच्छे से। बायो-सवर्ट लॉ, बायोट नहीं पढ़ते हैं पहला बार। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये माइलस्टोन है, कि इसी के आसपास जो है हर एक टॉपिक जो है घूमता है और इसी की मदद से इसको प्रूफ किया जाता है, पहला बात। दूसरा है कि इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, विजुअलाइजेशन है, इसमें सिर्फ माइंडली कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के आधार पर इसको जो है थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया है। और ना सिर्फ ये थ्योरेटिकली प्रूव किया, इसके आधार पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को जो है और भी आगे लाया गया है। दूसरा बात हो गया। तीसरा है कि यदि इसका हम निकाल लेते हैं तो इससे आगे चल कर के हमको डायरेक्शन भी पता करना होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ये है और इसका डायरेक्शन क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले ऑर्स्टेड ने सिर्फ इतना सा बता दिए थे क्या, कि यदि करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अच्छा, इसको प्रूफ करना है हमको पहले हम ये जानते हैं कि बायो-सवर्ट लॉ क्या है। इसमें दो साइंटिस्ट हैं, बायो और सवर्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा बायो-सवर्ट लॉ। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसको जानते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस नियम के अनुसार से मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर लिखते हैं थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल लेंथ ऑफ वायर के dl। और ये फिर मैग्नेटिक फील्ड किसके अनुसार से? मैग्नेटिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के होता है। ये कहना है किसका? आर स्क्वायर। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, dB जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब जब सब सारे को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये किसका कहना है? ये बायोट और सवर्ट का कहना है। बायो-सवर्ट याद रखेंगे। अब हम जब पूरे को मिलाते हैं तो हमको मिलता है dB बराबर dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और सभी लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा। यदि dB बराबर k आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और थीटा क्या है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच का एंगल है, ये करंट एलिमेंट है और ये हमारा डिस्टेंस है, तो इसके बीच में एंगल है, ये थीटा है। अच्छा, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो k क्या है? k हमारा है वेयर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? म्यू बाय 4 पाई के। ये कांस्टेंट होगा, ऐसा यूनिट में तो होगा ही। अब म्यू क्या होता है? म्यू यहाँ पर कहलाएगा परमिबिलिटी। यहाँ पर म्यू क्या कहलाएगा? यहाँ पर म्यू कहलाएगा परमिबिलिटी। इसको मिटाते हैं, म्यू कहलाएगा परमिबिलिटी। आगे चलते हैं, पढ़ने में यहाँ तक दिक्कत नहीं। एम्पियर का सर्किटल लॉ का ये बायोट-सवर्ट लॉ का डेफिनेशन हमने देख लिया, उसी के आधार पर हमने यहाँ तक आने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको साफ करना पड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। के म्यू क्या है? म्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू बाय 4 पाई। म्यू को हम नाम दिए परमिबिलिटी। ठीक है,
और म्यू बराबर फॉर्मूला हमारा हम लोग को पहले से पढ़ा हुआ है, म्यू नॉट और म्यू आर होता है। ये म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी इन वैक्यूम, और म्यू आर क्या है, परमिबिलिटी इन मीडियम। तो ओवरऑल परमिटिबिलिटी इन मीडियम के लिए यहाँ पर हम लेते हैं, कोई मीडियम नहीं है तो हम मान लेते हैं मीडियम है एयर, और एयर के लिए परमिबिलिटी का मान होता है 1। इसलिए हमारे पास जो ये बायोट-सावर्त लॉ से फॉर्मूला आता है वो आता है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम फर्स्ट से dV जो मिलता है हमको म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। अब इसका ये तो स्केलर फॉर्मेट है, इसके वेक्टर फॉर्म को दिया किसने, लेप्लास ने, इसलिए बायो-सावर्त लॉ को लेप्लास लॉ भी कहते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसको हम देखते हैं। इसका इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। हमको मालूम है जैसे ही प्रोडक्ट ये बदलेगा, ये साइन थीटा आएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक आर यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, इसलिए आर यहाँ पर नीचे आर क्यूब हमको लिखना पड़ेगा। और इससे हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, इससे हमको डायरेक्शन पता चल जाता है, मतलब कम समय में ये बहुत कुछ नॉलेज देता है। ठीक है, इसलिए इसको लेप्लास फॉर्मेट भी बोलते हैं, लेप्लास लॉ भी बोलते हैं, लेप्लास लॉ, क्योंकि इन्होंने ही जो है इसके वेक्टर फॉर्म को दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसी में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। इसमें एक बात और कहना है कि इसमें डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे ही हम जो राइट हैंड थंब रूल, इसके अनुसार से डायरेक्शन के लिए हम पता करते हैं कि डायरेक्शन कैसे जानना है, तो राइट हैंड थंब रूल से। इसका क्या है, करंट कैरिंग जैसे एलिमेंट है, ये लेंथ है, ये वायर है, इसके साथ में हम अंगूठा को रखते हैं और ये उंगली को कर्ल करते हैं, हमको दिख रहा है ये इनवर्ड जा रहा है, मतलब ऐसे। ठीक है, ये इनवर्ड जा रहा है, कहने का मतलब है ऐसे, इसमें करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब होगा यदि करंट इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, करंट ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगा, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर करंट को ऐसे देख लेते हैं, ये इनवर्ड हो गया, इनवर्ड में मतलब है क्रॉस इनवर्ड को दर्शाता है। यदि आउटवर्ड करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पॉइंट्स दर्शाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की अब लोग चलते हैं। अब हम चलते हैं, हमको नया टॉपिक मिला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल है, इसके पहले हम बायो-सावर्त लॉ से हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट है, सर्कुलर कॉइल यदि है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले इसमें यदि डायरेक्शन की बात कर ले बायो-सावर्त लॉ के अनुसार से तो क्या होगा, और उसके अनुसार से हम देख रहे हैं कि हमको करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है, करंट के डायरेक्शन में यदि अंगूठे को रखना है और रखे हम तो हमको दिख रहा है इनवर्ड में, यहाँ पर भी इनवर्ड में, और यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, इनवर्ड ही हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो इनवर्ड ही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर भी डायरेक्शन जो है इनवर्ड ही है, कहने का मतलब यहाँ पर हम इसको क्रॉस से दर्शा करके इंडिकेट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यदि हम बायो-सावर्त लॉ के अनुसार से यदि डिस्टेंस r है, करंट एलिमेंट dl है, इसमें करंट जो है I जा रहा है, तो इसके अनुसार से बायो-सावर्त लॉ के अनुसार से हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
और एक बात कि बायो-सैवर्ट लॉ का जो यूज होता है वो ज़्यादातर जो है स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर फॉर्म में ही यूज होता है। वेक्टर फॉर्म कभी कभी होता है, ज़्यादा यूज में हमारा स्केलर फॉर्म ही आता है। अब यहाँ पर हमको एंगल देखना है कि एंगल कितना है। तो हम देख पा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये दोनों एक सेम में है या 90 डिग्री है। हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, और DL है यहाँ, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का लेंगे ताकि मैक्सिमम हो। मैक्सिमम होने के लिए 90 ही हमको लेना पड़ता है। मैक्सिमम के लिए हमको मतलब हो जाएगा थीटा क्या लेना है, क्या लेना है ना, यहाँ पर है ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री है। हर हमेशा हर जगह इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमको लेना है यहाँ पर, तो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है कितने का बन रहा है 90 डिग्री। कहने का मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है dV बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये हमको कितने सा के लिए मिला है, बहुत छोटे से लेंथ के लिए मिला है। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सरकमफेरेंस के लिए मिल जाएगा, और हमको सरकमफेरेंस से निकालना ही है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यदि इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बस 0 से b तक इधर जाना है, इंटीग्रेशन 0 से l तक जाना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से खत्म हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख लें, लिख ही देते हैं, b जो है ये यहाँ पर b हो जाता है, ये ऐसे होता है, बच्चे वाला बात है, सब तो सभी लोग जानते हैं, 12th क्लास में आ चुके हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई ये बाहर होगा, और I बाय r स्क्वायर भी बाहर होगा, और ये बचेगा हमारा इंटीग्रेशन में dl। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, और ये हमारा क्या होगा l से 0। ये मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पर b हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r स्क्वायर, यहाँ पर l के लिए हम क्या लिखेंगे, l क्या होगा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r, ठीक है। तो ये हमारा 2 पाई कटेगा, 2 बचेगा यहाँ, एक r कट जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 I बाई r, ये म्यू नॉट बाई 2 I बाई r। और यदि हमको यहाँ पर यदि क्या कह रहा है, क्या एक सर्कुलर कॉइल है, एक टर्न है, और यदि हमको यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 200 टर्न डाल दिया है, तो इसका मतलब यदि हमको नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, इसको लिखेंगे, बेटा देख लीजिए, if number of turns इक्वल टू n, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसी में n से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2r इंटू i, n है तो ni हो जाएगा। बस यही हमारा सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है यदि इसमें कॉन्सेप्ट है तो बायो-सैवर्ट लॉ का, उस इक्वेशन को लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड यदि हमको सेंटर पर लाना है तो उसके अनुसार से थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रख करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और करने से क्या नहीं होता है। तो इस तरह से हम जाने, और अगले क्लास में हम देखेंगे और भी इसका एप्लीकेशन बायो-सैवर्ट लॉ का इन्फिनाइट वायर के लिए,
सर्कुलर वायर के लिए, लेकिन उसके कुछ दूरी पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, आगे देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए